बारात जैसे ससुराल का खाना अकेली देवरानी जेठानी बनाएंगी। दोपहर के 2 बजे सूरज की तपिश अपने चरम पर थी। फिर भी रामपुर के कपड़ा बाजार की रौनक और लोगों की चहल पहल और भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर एक दुकान पर रंग बिरंगे लहंगे, साड़ियां और सलवार सूट टंगे थे। उसी भीड़ से निकलकर रूबी, रेखा, दोनों देवरानी जेठानी और उनकी सहेली मीरा लहंगों की एक दुकान में जाती हैं और दुकानदार रजनीश से दुकान में रखे लाल रंग के लहंगे की तरफ इशारा करके रूबी, भैया ये लाल वाला लहंगा दिखाइए। लाल रंग का लहंगा दिखाते हुए रजनीश, कौन सा, ये वाला बहन जी? हाँ हाँ यही ठीक है, इसे पैक कर दीजिए और थोड़ा जल्दी करना। पिंक लहंगे की तरफ इशारा करके रेखा, नहीं भैया वो गुलाबी वाला ज्यादा अच्छा है, आप उसे पैक कर दो और हाँ जल्दी करना। अरे तुम दोनों को क्या हो गया है, इतनी जल्दी क्यों बचाए रखी है? वो हमें, मैं तो तुम्हें अपने साथ लाई थी ताकि तुम आराम से मेरे लिए कुछ चुनो, और तुम दोनों हो कि जल्दीबाजी में कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो। दुकान में रखे हर एक लहंगे की तरफ इशारा करके, यार मीरा सब लहंगे अच्छे ही तो हैं, तू कुछ भी ले ले, तुझ पर सब जजेंगे। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन हड़बड़ी क्यों? तुमको पहाड़ तोड़ने जाना है या कहीं मजदूरी करने? कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी और तुझे पता चलेगा कि शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पहाड़ तोड़ते हुए मजदूर जैसी हो जाती है। तुम्हारी बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। मेरी बातें छोड़ और लहंगे पर फोकस कर। तो जल्दी से लहंगा फाइनल कर, हमें घर भी पहुँचना है। अपनी सहेली मीरा को जल्दी जल्दी लहंगा खरीदवा कर दोनों देवरानी जेठानी दुकान से बाहर निकलती हैं और उसे अकेला छोड़कर ही ऑटो में बैठकर अपने घर के लिए निकलती हैं। ऑटो में बैठी रेखा, जेठानी जी आज तो पक्का घर पहुंचने पर सबकी बातें सुननी पड़ेगी। वो तो है देवरानी जी, लेकिन हम दोनों देवरानी जेठानी पर, वो तो है देवरानी जी, लेकिन हम दोनों देवरानी जेठानी कर भी क्या सकते हैं? दोनों देवरानी जेठानी की बातें चल ही रही थी कि ऑटो रामपुर की सबसे बड़ी हवेलियों में से एक के बाहर पहुंच जाता है, जिसमें उन दोनों का 100 लोगों का परिवार एक साथ रहता है। दोनों देवरानी जेठानी ऑटो से उतरकर जैसे ही हवेली के आंगन में पहुंचती हैं, वैसे ही उनकी मुलाकात चारपाई पर बैठे अपने सास ससुर गीता और केदार जी और दादी सास सोनिया से होती है। रूबी बहू, रेखा बहू, कहाँ रह गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी घर आने में? दादी माँ बताकर तो गए थे कि सहेली मीरा को शादी की खरीदारी करवाने बाजार जा। हो गई शादी की खरीदारी, तो अब जल्दी से रसोई में जाओ और रात के खाने की तैयारी करो। हमें बताने की जरूरत भी नहीं, हमारी जिंदगी में यही काम तो बचा है, और है ही क्या हमारी जिंदगी में करने को। मन में सोचती हुई रेखा अपनी जेठानी के साथ हवेली के अंदर किचन में पहुंच जाती है। वो छोटा मोटा आम किचन नहीं बल्कि इतना बड़ा था कि उसमें पूरी की पूरी बारात जितना खाना आसानी से बनाया जा सकता था। बड़े बड़े 2 गैस चूल्हे, 2 बड़े मिट्टी के चूल्हे, 2 बड़ी भट्टियां, बड़े बड़े करछी, कड़ाही, भगोने, चावल, दाल, आटा और हरी सब्जियों के ढेर देखकर रेखा, जेठानी जी कहाँ से शुरू करें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं से भी शुरू कर लो, काम तो हमें ही करना है। इतना बड़ा परिवार है लेकिन मदद करने वाला कोई भी नहीं, बस तमाशा देखना और खाना ही खाना आता है सबको। बड़बड़ाती हुई रेखा मिट्टी के चूल्हों और भट्टी में सूखे उपले और लकड़ी डालकर आग जलाने के बाद अपनी जेठानी के साथ मिलकर उन पर बड़े बड़े तपेले और कढ़ाई चढ़ाती है। एक काम तो हो गया है। चूल्हे में आग जलाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर एक तपेले में आलू उबलने को रखती है, एक में चावल पकने को, एक में दाल और एक में सब्जी के तड़के के लिए तेल डाल देती है। दूसरा काम भी हो गया। उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर आटा गूंथने लगती हैं। आटा गुथ जाने के बाद रेखा उबले हुए आलू छीलती है और रूबी सब्जी के तड़के के लिए प्याज, लहसुन, अदरक काटते हुए। ये तीसरा और चौथा काम भी हो गया है। आटा गूंथकर और सब्जी के लिए तड़का तैयार करके दोनों देवरानी जेठानी सब्जी का तड़का लगा ही रही थी कि तभी हॉल में बैठे उनके सास ससुर गीता और केदार जी, चाचा ससुर लखन, चाची सास सरिता, बुआ सास विमला, फूफा ससुर हरीश, दादी सास हेमलता, दादा ससुर दयाराम, परदादी सोनिया और बाकी का परिवार। अरे बहू, खाना बनाने में कितना समय और लगेगा? अपने ससुर की बात सुनकर तड़का लगाती हुई रेखा, ससुर जी आप देख ही रहे हैं, हम 2 ही तो हैं काम करने के लिए। आप में से कोई हमारी मदद कर दे तो जल्दी खाना बन जाए। अपनी छोटी बहू की बात सुनकर हॉल में बैठी हुई गीता, बहू तुम्हें जितना टाइम लगे लगाओ, हम थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लेंगे। अपनी सास की बात सुनकर दोनों गैस चूल्हे जलाकर उन पर तवा रखकर रोटियां बेल रही अपनी देवरानी रेखा से रूबी, ये बारात जितना बड़ा परिवार सिर्फ नाम का है, किसी काम का नहीं। हाँ जेठानी जी भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खाना बनाने में मदद नहीं करवा सकते।
किचन में जब तक दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बना रही थी, तब तक हवेली के आंगन में उनके पति विजय, अर्जुन और नंदन, नीलम, शोभा, रोशनी और कृति मिलकर बारात जितने बड़े परिवार के बैठने के लिए दरी बिछा रहे थे। दरी बिछने के कुछ देर के बाद ही 100 लोगों के बारात जितने बड़े परिवार का लगभग आधा परिवार आकर एक एक करके बैठ जाता है। तभी पसीने से लथपथ और थकी दोनों देवरानी जेठानी हाफती हुई कढ़ाई में सब्जी लिए वहां आती हैं। उन्हें देखकर उनके दादा ससुर, अरे बहू जल्दी करो, आज तो बहुत देर हो गई है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस दादाजी, थोड़ी ही देर में हम खाना परोस देते हैं। इतना बोलकर दोनों देवरानी जेठानी किचन में जाकर रोटियां, दाल और चावल के बर्तन आंगन में ले आती हैं और फिर आंगन में बैठे सभी लोगों को पत्तल पर परोसने लगती हैं। तभी पत्तल परोसती हुई रेखा, जेठानी जी, अब कमर जवाब दे रही है, लगता है बैठ जाऊंगी तो उठूंगी ही नहीं। बस थोड़ी देर और देवरानी जी, बस अब 6वां और 7वां काम ही बचा है, फिर आराम ही आराम है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की हौसला अफजाई करती हुई आंगन में बैठे सभी लोगों को पत्तल परोसने के बाद खाना परोसती हैं। तभी हॉल में बैठे परिवार के बाकी सदस्यों में शामिल उनकी बुआ सास, बहुओं, आज सिर्फ आंगन वालों को ही खाना मिलेगा क्या? हम हॉल वालों को नहीं। आंगन में बैठे सभी लोगों को खाना परोसने के बाद भी दोनों देवरानी जेठानी को थोड़ी देर की भी राहत की सांस नसीब नहीं होती। अपनी बुआ सास की आवाज सुनकर वो दोनों सब्जी की कढ़ाई उठाकर आंगन से हॉल की तरफ जाने लगती हैं। जेठानी जी, आंगन में भी हम, हवेली के अंदर भी हम, इस घर में हमारे अलावा किसी के हाथ चलते ही नहीं। शायद हाथ चलते, बस चलाना कोई नहीं जानता। बोलती हुई दोनों देवरानी जेठानी हॉल में पहुंच जाती हैं, जहां परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बैठी उनकी बुआ सास और ससुर उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर, इतनी देर क्यों कर दी? अब खाना तो ठंडा ही हो गया होगा। अभी तो चूल्हे से उतारा है बुआ जी, छू कर देख लो, गर्म ही है। ठीक है, अब जल्दी से खाना परोसो। कढ़ाई हॉल में रखकर दोनों देवरानी जेठानी आंगन में जाकर दाल, चावल और रोटियां दूसरे छोटे बर्तनों में रखकर आंगन से लाकर हॉल में रखती हैं कि तभी रोटी देखकर उनके फूफा ससुर हरीश जी, अरे कितनी कम रोटियां, इतने बड़े घर में इतनी कंजूसी क्यों? फूफा जी, आप खाइए तो, आंगन में और रखी है, कम पड़ेगी तो और ला दूंगी। अच्छा ठीक है। हॉल में सब लोगों को खाना परोसने के बाद दोनों देवरानी जेठानी 2 थालियों में सब्जी, रोटी, दाल, चावल लेकर हवेली की पहली मंजिल में अपने दादा ससुर और दादी सास के कमरे में जाती हैं और बिस्तर में ही थाली देती हैं। थाली की सब्जी सूंघते हुए उनकी दादी सास, आज सब्जी में मसाले कम लग रहे हैं। अरे ध्यान रख क्या करो बहू, खाना बनाना कोई छोटा काम नहीं है। उनके दादा ससुर सास उन्हें बातें सुना ही रहे थे कि तभी अपने कमरे में बैठे उनके चाचा ससुर लखन और चाची सास सरिता, भाऊआ, हमारी बारी कब आएगी? अब भूख से सिर दर्द होने लगा है। अपनी चाची सास की बात सुनकर अपने दादा और दादी के कमरे में खड़ी रेखा, हम 2 ही हैं चाची जी, और पूरा घर संभाल रही हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बोलती हुई रेखा अपनी जेठानी के साथ कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है और दोनों देवरानी जेठानी 2 थालियां परोसकर अपने चाचा ससुर और चाची सास को उनके कमरे में देती हैं और वहां से आंगन की तरफ आते हुए, क्या हम इंसान नहीं है? किसी को हमारी परवाह नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। न जाने क्या सोचकर इस बारात जैसे ससुराल में हमारे घर वालों ने हमारी शादी की थी। एक दूसरे को दिलासा देते हुए दोनों देवरानी जेठानी आंगन में पहुंचती हैं। तब तक ज्यादातर घर वाले खाना खाकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन अभी भी बैठे खाना खा रहे थे उनके सास और ससुर। बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुम दोनों ने? न तो नमक का पता चल रहा है, न ही मसालों का, एकदम फीका खाना है। बातें सुनाते हुए रेखा जी केदार जी के साथ खाना खाकर अपने कमरे की तरफ चल देती हैं। उन दोनों के जाने के कुछ देर बाद ही बाकी के सभी लोग भी अपना पेट भरकर अपने अपने कमरे की तरफ चल देते हैं। उनके जाने के बाद रूबी 2 थालियां परोसकर एक थाली अपनी देवरानी रेखा को देती है। जेठानी से थाली लेकर रेखा, मेरी तो भूख ही मर गई है, खा लो देवरानी जी, अभी बर्तन भी धोने हैं, ताकत चाहिए होगी। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों आंगन में पड़े झूठे पत्तल उठाकर उन्हें बोरी में भरती हैं और आंगन में पड़े सभी झूठे भगोने, कढ़ाई और थालियां आंगन के ही दूसरे कोने में वॉशिंग एरिया में ले जाती हैं। वहां से अपने पति विजय और अर्जुन को बालकनी में खड़ा देखकर, जेठानी जी, हमारे पतियों को भी तो हम पर दया नहीं आती, देखो कैसे खड़े देख रहे हैं। अरे आप दोनों वहाँ क्या खड़े हो, आओ हमारी मदद कर दो। बालकनी में अर्जुन के साथ खड़ा विजय, रूबी, मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है, अगर ऑफिस की छुट्टी होती तो जरूर मदद कर देता। चलो बाय, गुड नाइट, हम सोने जा रहे हैं।
इतना बोलकर वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी भी बर्तन धोकर अपने अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ते ही सो जाती हैं। थकावट ज्यादा होने की वजह से दोनों को अगली सुबह उठने में देर हो जाती है। तभी हॉल में बाकी सदस्यों के साथ बैठी उनकी सास। बहुओं, आज नाश्ता देने का इरादा है या नहीं, या आज पूरा दिन सोती ही रहोगी? अपनी सास की आवाज सुनकर गहरी नींद में सोई रूबी की नींद खुल जाती है। तभी कमरे में आईने के सामने खड़ा शर्ट पहन रहा उसका पति विजय। रूबी, तुम थोड़ी देर और सो लो। थोड़ा और सोने का मन तो रोज करता है, लेकिन मुझे सोने का हक नहीं है। मैं कुछ बोल नहीं पाता पर समझता सब हूँ। समझना काफी नहीं होता विजय, साथ देना पड़ता है। तुम खुद तो देखते ही हो कि हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इस बारात जितने बड़े ससुराल को कैसे संभालती हैं। बोलती हुई रूबी बाथरूम में चली जाती है। जिस तरह रूबी और विजय एक दूसरे को समझा रहे थे, ठीक उसी तरह अपने कमरे में बिस्तर पर नींद में लेटी रेखा को जूते पहन रहा अर्जुन भी समझा रहा था। रेखा, आज मत उठो, मैं कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बिस्तर में आंख बंद किए लेटी रेखा। नहीं अर्जुन, अगर आज नहीं उठी ना तो कल 100 बातें सुननी पड़ेगी। अर्जुन को जवाब देकर रेखा बाथरूम में चली जाती है। कुछ ही देर में दोनों देवरानी जेठानी जल्दी से नहा धोकर साड़ी पहनकर बाथरूम से बाहर निकलती हैं और अपने अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी जल्दी जल्दी में रेखा मांग तो भरती है लेकिन चूड़ी पहनना भूल जाती है, और रूबी चूड़ी तो पहनती है लेकिन मांग भरना भूल जाती है। और दोनों ऐसे ही किचन पहुंचती हैं, दोनों एक दूसरे का श्रृंगार देखकर। जेठानी जी, आपने सिंदूर नहीं लगाया? कहीं जेठ जी से तलाक लेने का इरादा तो नहीं है? और तुमने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी, मतलब तुम्हें भी देवर जी से छुटकारा चाहिए। ये हम दोनों को ही पता है कि सुहाग का श्रृंगार क्या होता है, लेकिन इस बारात जितने बड़े ससुराल को संभालते संभालते हम दोनों आज वही करना भूल गए। पहले खुद को संभाल ले, ससुराल संभल ही जाएगा। इतना बोलकर दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरों में जाती हैं। रूबी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी मांग में सिंदूर भरी रही होती है कि उसके कमरे में उसकी दादी सास हेमलता पहुंचती है और उसे सिंदूर लगाता देखकर, बड़ी बहू, आज सिर्फ सजती संवरती ही रहोगी या नाश्ता भी करवाओगी? दादी माँ, मैं सच नहीं रही हूँ, आज जल्दी जल्दी में मांग में सिंदूर भरना भूल गई थी तो वही कर रही हूँ। अपनी दादी सास को जवाब देकर रूबी मांग में सिंदूर भरकर किचन की तरफ निकल जाती है। वहीं देवरानी रेखा के कमरे में उसकी सास और नंद पहुंच जाती हैं। रेखा को आईने के सामने खड़ा चूड़ी पहनता देखकर, बहू, तुम यहाँ खुद को सजाने में व्यस्त हो और पूरा परिवार नाश्ते का इंतजार कर रहा है। रूबी तो थोड़ा कायदा कर जाती थी लेकिन रेखा सबको मुंह पर जवाब देती थी। मम्मी जी, इस घर में सिर्फ मैं अकेली औरत नहीं हूँ, मेरे अलावा भी बहुत सी शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियाँ हैं, वो भी किचन में जाकर अपने हाथ पर चला सकती है। भाभी, कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है ना? समझदार को इशारा ही काफी होता है ननद जी। अपनी नंद को जवाब देकर और चूड़ी पहनकर रेखा अपने कमरे से निकलकर किचन में जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी जेठानी ने दोनों बड़े बड़े चूल्हे जला लिए थे। रूबी के पास पहुंचकर रेखा, जेठानी जी, कल से अब तक 1 मिनट का आराम नहीं मिला, और अब ये नाश्ता भी, और नाश्ते के बाद दोपहर और रात का खाना भी तो बाकी है। आपस में बात करती हुई दोनों देवरानी जेठानी पिछले कुछ दिनों से लगातार नाश्ते में बना रही पोहा ही बनाकर हॉल में बारातियों की तरह बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे अपने सभी ससुराल वालों को सर्व करती हैं। अरे हर रोज पोहा, कुछ नया नहीं बन सकता है क्या? टेस्टी और चटपटा नाश्ता तो अब सपना ही हो गया है। भाभी, पोहा भी ऐसे बन गया है जैसे कल का बचा हुआ हो। उन सब की बातें देवरानी जेठानी से बर्दाश्त नहीं हुई और आप सब लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमारे आने से पहले यहाँ 5 स्टार होटल का खाना बनता था। इस बारात जितने बड़े परिवार में खाने वाले 100 मुंह और 100-200 हाथ हैं, लेकिन खाना बनाने वाले सिर्फ 4 ही हाथ हैं। लेकिन उन 100-200 हाथों में से एक भी हाथ हमारी मदद करवाने को तैयार नहीं है। बोलती हुई रेखा चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ती है और जब आंखें खोलती है तो खुद को अपने कमरे के बिस्तर में लेटा हुआ पाती है, अपने बगल में बैठी जेठानी और पास ही खड़े अपने पति को देखकर। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ? तुम अपने कमरे में हो और तुम्हें चक्कर आ गया था। रेखा का हाथ पकड़कर अर्जुन, एक पल को तो सब घबरा गए थे। वो दोनों रेखा को समझा ही रहे थे कि उसे क्या हुआ है कि तभी उसके कमरे में मोना और शुभम आते हैं। सुबह के नाश्ते का इंतजार करते करते लंच का टाइम हो गया और आप दोनों यहाँ आराम कर रही हैं। नन्ना जी, आप ऐसी बातें कर रही हो, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि सुबह रेखा के साथ क्या हुआ। मुझे कैसे पता होगा? किसी ने कुछ बताया ही नहीं। नन्ना जी, अपने कमरे से बाहर निकलोगी तब तो जानोगी ना। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तब तक वहाँ नीलम, शोभा, रोशनी और कृति भी आ जाती हैं। भाभी जी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? ये लो, और आ गई इस घर की महारानी।
भाभी जी सिर्फ खाने का ही तो पूछा है, इसमें भड़कने की कौन सी बात है? नीलम की आवाज सुनकर कमरे में घर के लगभग सभी बड़े बुजुर्ग आ गए। ये क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? हमने सिर्फ खाने का पूछा और भाभी जी भड़क गई। मम्मी जी, क्या इस घर में बहुओं को बीमार होने का भी हक नहीं है? बीमार हो सकती है, लेकिन खाना तो बनाना पड़ेगा ना। ससुर जी, अब बस बहुत हो गया। अब इस घर में खाना तो बनेगा, लेकिन बनाने वाले हाथ देवरानी और जेठानी के नहीं होंगे। तू कहना क्या चाहती है रूबी बहू? मैं ये कह रही हूँ कि मैं अब और अकेले इस बारात जैसे परिवार को खाना बनाकर नहीं खिला सकती। मैंने मायके जाने का फैसला कर लिया है, और मैंने भी। अब या तो इस घर के हालात बदलेंगे या हम। उसी दिन शाम को रेखा की सेहत में थोड़ा सुधार होते ही दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने मायके के लिए निकल जाती हैं। उसी शाम अपने घर के हॉल में अपने पापा अशोक जी और बहन निशा के साथ बैठे रूबी चाय पी रही थी। तभी किचन से गर्मा गर्म पकौड़े लेकर उसकी मम्मी विमला वहां आती है और रूबी बेटा, तू बिना बताए अचानक यहाँ आ गई। सब ठीक तो है ना? पकौड़े लेते हुए रूबी। सब ठीक होता तो आज यहाँ नहीं होती मम्मी। पकौड़े खाते हुए रूबी अपने ससुराल के हालात एक एक करके बता देती है और न जाने क्या देखकर आप दोनों ने मेरी शादी उस बारात जितने बड़े परिवार में कर दी थी, जहाँ मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता था। रूबी, तेरे माँ बाप ने तो यही सोचा था कि इतना बड़ा परिवार है, सब मिलजुल कर काम बांट लेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि काम का सारा बोझ तुम पर आ जाएगा। सिर्फ मुझ पर नहीं मम्मी, मेरी देवरानी पर भी। पकौड़े खाते हुए रूबी रेखा के बारे में बता रही थी और उधर उसकी देवरानी रेखा अपने घर के हॉल में रखे सोफे पर बैठी अपनी मम्मी प्रभा जी को गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी और उसी के बगल में बैठे उसके सिर पे हाथ फेर रहे उसके पापा राजेश जी। रेखा, तूने बताया नहीं कि आखिर तू अचानक ससुराल से मायके क्यों आ गई और तेरे साथ दामाद जी क्यों नहीं आए? ससुराल की हर एक बात बताकर। उस बारात जितने बड़े परिवार में हम बहुओं के लिए बीमार होने तक का भी समय नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, पर तुम ऐसी बात बोल रही हो रेखा। वो बारात जितना बड़ा परिवार सिर्फ नाम का है। वहाँ काम सिर्फ 2 बहुएं ही करती है, बहुएं नहीं नौकरानी। हमने तुझे इसलिए इतने बड़े परिवार में नहीं ब्याया था ताकि तू वहाँ नौकरानी ही बनकर रह जाए। आपको ये बात शादी करने से पहले ही सोचना चाहिए था ना माँ। अब वो 4 बातें कर ही रहे थे कि तभी किचन से छोले भटूरे लिए रेखा के भैया भाभी शिवानी और दीपक आते हैं। बाकी बातें बाद में, पहले आप चारों ये गर्मा गर्म छोले भटूरे खाओ। अपने भैया और भाभी से छोले भटूरे लेकर रेखा। सिर्फ 4 लोगों का परिवार है, फिर भी भैया भाभी की मदद करवाते हैं, तो इसमें गलत क्या है ननद जी? परिवार में सबको काम मिल बांट कर ही तो करना चाहिए। गलत तो कुछ भी नहीं है भाभी जी, लेकिन मेरे बारात जितने बड़े परिवार में कोई भी एक गिलास यहाँ से वहाँ उठाकर नहीं रख सकता। ननद जी, अब आप अपने मायके में हो, ससुराल की बातें ससुराल जाकर करना। अभी गर्मा गर्म छोले भटूरे खाओ। अपने अपने मायकों में रूबी और रेखा चैन की सांस ले रही थी, तो वहीं उनके बिना उनके ससुराल वालों का हाल बेहाल था। उसी रात किचन में खाना बना रही उनकी सभी नंदे चूल्हों में आग जलाकर मोना। मैं तो आग जलाने में ही इतना परेशान हो गई, न जाने भाभी अकेले इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाती रही होगी। आटा गूंथ रही नीलम। मैं तो आटा गूंथते गूंथते ही परेशान हो गई, न जाने दोनों भाभीयों का क्या हाल होता रहा होगा। सब्जियां काटते हुए शोभा और रोशनी। इतनी ढेर सारी सब्जियां काटते काटते मेरे हाथ दर्द करने लगे, और मेरे भी। न जाने भाभी कैसे करती रही होंगी। हमारी दोनों भाभी न जाने कैसे अकेले कैसे तीनों टाइम पर खाना बनाकर इतने बड़े परिवार को खिलाती रही है। तुम सब सही कह रही हो, जब वो यहाँ पर थी तो हमें उनकी कद्र नहीं थी, और जब वो यहाँ नहीं है तो हमें उनकी कमी महसूस हो रही है। वैसे हम सब ने उनके साथ बहुत गलत किया है। वो सभी खाना बनाते हुए परेशान तो थीं, लेकिन उन्हें उसी समय अपनी भाभीयों की अहमियत भी पता चल रही थी। न सिर्फ उन्हें बल्कि सभी घर वालों को रूबी और रेखा की कमी महसूस हो रही थी। हॉल में बैठे घर के सभी बड़े बुजुर्गों के साथ विजय और अर्जुन। आज दोनों बहुएं घर पर नहीं हैं, तो हम दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। अब हमें पता चल रहा है कि दोनों बहुओं ने पूरा घर संभाले हुए था। मैं तो कब से ये बात जानती थी, लेकिन कभी बोली नहीं, क्योंकि मुझ बुढ़िया की सुनता कौन। दादी अम्मा, अब किसी को कुछ कहने या समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम दोनों भाई भी समझ चुके हैं कि दोनों देवरानी और जेठानी की अहमियत इस बारात जितने परिवार में क्या है। इसलिए हम दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया है कि कल सुबह ही जाकर इस घर की बहुओं को वापस ले आएंगे। जियो मेरे लाडलो, कल सुबह ही उनके पास जाना और माफी मांगकर उन्हें घर वापस ले आना।
ससुराल वालों ने रात में क्या फैसला लिया इस बात से अनजान अगली सुबह रूबी अपने घर की बालकनी में अपने मम्मी पापा और बहन के साथ खड़ी उनसे बातें कर रही थी। मम्मी पापा, आप दोनों ये बात कान खोलकर सुन लो कि चाहे जो हो जाए, छोटी बहन की शादी परिवार देखकर नहीं बल्कि उसकी नीयत देखकर ही करना। तभी उनके घर के बाहर विजय की कार आकर रुकती है। विजय को कार से उतरता देखकर सभी लोगों के साथ बालकनी से सीढ़ी उतरकर हॉल में जाती हुई विमला जी। लगता है दामाद जी रूबी को लेने आए हैं। वो सभी जब तक हॉल में पहुंचते तब तक विजय वहां पहुंच चुका था। उनमें से किसी के कुछ बोलने से पहले ही विजय हाथ जोड़कर, रूबी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। सिर्फ एक रात में ही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया विजय? हाँ रूबी, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सभी घर वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऐसे कैसे? रूबी, रोशनी का महत्व तो अंधेरे में ही पता चलता है, नहीं तो दिन में सूरज भी लोगों की नजरों में चुभता है। बेटी देख, दामाद जी तुझे लेने आए हैं और प्यार से बना रहे हैं। अब गुस्सा थूक दे और जा। क्या मम्मी, आप भी ना? विजय, हाथ जोड़े हुए कितने क्यूट लग रहे हो। इसका मतलब? हाँ विजय जी, मैं आपको देखकर ही अपना गुस्सा भूल गई थी। विजय रूबी को कार में बिठाकर अपने घर की तरफ चल देता है। विजय की तरह ही अर्जुन भी रेखा के घर जाकर उसे प्यार से मनाकर कार में बिठाकर घर आ रहा था। तभी अपने बगल में खामोश बैठी रेखा को देखकर, रेखा अब तो मुस्कुरा दो, अब सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी मुस्कान तो ससुराल में पहला कदम रखने के बाद ही गायब हो गई, तो भला मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ? अब तुम्हारे ससुराल पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा रेखा। रेखा अर्जुन की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो तो पुराने दिनों की याद में खोई हुई थी। जब मैं मायके से विदा होकर ससुराल आई तो मुझे पता था कि मेरा ससुराल बारात जितना बड़ा है, लेकिन ये नहीं पता था कि ससुराल में मैं ही बहू नहीं, काम करने वाली नौकरानी की हैसियत से जा रही हूँ। रेखा ससुराल में अपनी पहली रसोई का दिन याद कर ही रही थी। उस दिन दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर पहली बार किचन में 100 लोगों के लिए खाना बनाकर सभी ससुराल वालों को आंगन में बिठाकर सर्व किया था। और पहली बार खाना खाने के बाद उन सभी ने उनकी तारीफ की थी। भाई बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सारे लोगों के लिए खाना बना लोगी। उम्मीद तो हमें भी नहीं थी कि बारात जितने बड़े परिवार के लिए हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इतना अच्छा खाना बना लेंगे। न जाने गलती से कैसे बन गया। सिर्फ पहली रसोई में ही दोनों देवरानी जेठानी के खाने की तारीफ हुई थी। उस दिन के बाद सभी घर वालों ने दोनों देवरानी जेठानी के बने खाने में कोई ना कोई नुस्ख ही निकाला। कार में अपने पति के साथ बैठी रेखा बीती यादों से बाहर निकलती है और, बारात जितने बड़े परिवार से सभी ने हम दोनों देवरानी जेठानी के बनाए खाने में नुक्स निकाला, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद करने की कोशिश नहीं की। अर्जुन खामोशी से रेखा की बातें सुनता हुआ हवेली तक पहुंच चुका था। वो दोनों जब तक कार से बाहर निकलते तब तक विजय और रूबी भी कार से वहां पहुंच जाते हैं। वो चारों एक साथ कार से बाहर निकलकर हवेली की दहलीज पर पहुंचते हैं। देवरानी जी कुछ घंटे मायके में आराम करने के बाद फिर से बारात जितने बड़े ससुराल को खाना खिलाने की हिम्मत तो आ ही गई होगी। हाँ जेठानी जी। आपस में बात करती हुई दोनों देवरानी जेठानी जैसे ही दरवाजा खोलकर हॉल में पहला कदम रखती हैं तो देखती हैं अपने स्वागत की सजावट, फूलों से बनी हुई वेलकम होम बहू और वेलकम होम भाभी की रंगोली और हॉल में जमा अपने बारात जितने बड़े परिवार को। दोनों कुछ समझ पाती उससे पहले ही। हमें माफ कर दो दोनों बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम ये सब समझ नहीं पाए कि बारात जितने बड़े परिवार को तुम दोनों कैसे संभाल पाओगी। हाँ भाभी, अपनी ननदों को भी माफ कर दो जो आपके परिवार का हिस्सा होकर भी आपके साथ नहीं थी। जब आप यहाँ नहीं थी ना, तब हमें पता चला कि आप इतने बड़े परिवार के लिए क्या थी। तो अब जब हमें आपकी अहमियत पता चल चुकी है तो अब से हम आपकी मदद करवाया करेंगे। अरे तुम सभी बहुओं को अंदर भी आने दोगी या दहलीज पर ही बतियाती रहोगी? रूबी और रेखा का हाथ पकड़कर सोनिया जी उन्हें हॉल में रखे बड़े बड़े बर्तन तक ले जाती हैं जिनमें दाल, चावल, मटर पनीर, दाल मखनी, तंदूरी रोटी, तवा रोटी, पराठे, पूड़ियाँ, पुलाव, बिरयानी, चिकन और मटन रखा हुआ था। बहुओं ये देखो, हम सब ने मिलकर तुम्हारे स्वागत के लिए ये बनाया है। अरे वाह दादी माँ, आप ये सब पहले कर लेते तो हमें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। उनके पास आकर उनकी सास, बहुओं देर आए दुरुस्त आए। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देर से ही सही, कम से कम आपको ये समझ तो आया कि इतने बड़े बारात जैसे ससुराल को संभालने में दोनों देवरानी जेठानी को मदद की जरूरत होती है। तो इस तरह से बारात जितने बड़े परिवार को ये समझ आ गया कि इतने बड़े परिवार को संभालना अकेले देवरानी जेठानी के बस की बात नहीं है, उन्हें भी मदद की जरूरत है।